स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर लेखन कौशल के विकास के लिए दक्षता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दृष्टि के विशेषज्ञ शिक्षक संबंधित विषय वस्तुओं के या विषय के प्रश्नों का एक सारगर्भित विश्लेषण साथ ही उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन या जलवायु परिवर्तन थर्ड पेपर में जो इकोनॉमिक्स है उसके कृषि, उद्योग, परिवहन या उससे संबंधित विषय वस्तुओं जो एक अंतर विषयक उपागम से अंतर संबंधित होते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, या सेकंड पेपर में भी संसाधन या भू राजनीति संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में 2021 तथा 2020 के मुख्य परीक्षा में जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण आप तक पहुंच चुका है। 19 के प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। इसमें करीबन 9 या 10 प्रश्न इन्हीं विषय वस्तुओं से जो अलग अलग प्रश्न पत्रों में मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या थर्ड पेपर में आए हुए हैं उनका उत्तर आप तक संप्रेषित किया जा रहा है। आज का प्रश्न भूगोल के साथ साथ पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या आपदा प्रबंधन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है और ये पूछा गया है अर्थव्यवस्था के साथ ही अर्थात थर्ड पेपर में, क्योंकि आपदा प्रबंधन को प्रत्यक्ष तौर पर इकोनॉमिक्स के भाग के तौर पर देखा जाता है। यूपीएससी तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में भी ये थर्ड पेपर में ही मेंशन है। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर। देखते हैं प्रश्न को और जानते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके समक्ष है, जलवायु परिवर्तन का अर्थात क्लाइमेट चेंज विकासशील देशों पर, डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव अर्थात इंपैक्ट का विवेचन कीजिए। इंग्लिश में देखें, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। मीन्स कोई अंतर नहीं है ट्रांसलेशन के अंतर्गत भी, एक आध दो बार तो मैंने देखा है परंतु फिलहाल कोई अंतर नहीं है। अच्छी बात यह है कि 200 शब्दों में और इस उत्तर को लिखना है तथा 12 अंक इसके लिए अलॉटेड हैं। 12 में से आराम से आप 9 अंक ले सकते हैं। बस आपको लिखना थोड़ा तकनीकी स्तर पर है, क्योंकि सामान्यीकरण करने पर फिर सामान्य अंक ही आ पाता है। किस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा इस पर हम चर्चा करते हैं। अन्य प्रश्नों के विश्लेषण की तरह ही 3 भाग में इसको बांट के देखेंगे। प्रथम भाग में हम बताएंगे प्रश्न की मांग क्या है। सेकंड भाग में बताएंगे प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन, कौन कौन से पॉइंट्स, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट हम यहाँ शेयर करेंगे और इसमें मैप, डायग्राम या फ्लो चार्ट शेयर करने के काफ़ी स्कोप है और हम उत्तर को श्रृंगारिक बनाने के लिए, बेहतर गुणात्मकता से भरपूर बनाने के लिए उन मैप या फ्लो चार्ट्स का प्रयोग भी करेंगे, डायग्राम्स का प्रयोग भी करेंगे। और तीसरे भाग में बताएंगे उत्तर लिख करके इसका उत्तर बनाया कैसे जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर, अर्थात प्रश्न की मांग क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसमें जनरली मैं सामान्यतः प्रश्न एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट रखता है इस पर डिस्कस में करता हूं। देखो, एक टर्म है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और इसके प्रभाव को हमें लिखना है, अर्थात जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है, विकासशील राष्ट्रों पर प्रभाव, विकसित राष्ट्रों पर नहीं, विकासशील राष्ट्रों पर। तो जलवायु परिवर्तन ये अपने आप में विश्व की सबसे घिसटती हुई अर्थात मंद गति से आगे बढ़ती हुई सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है, अर्थात ये आपदा हो गया है ना, विनाशकारी आपदा है। हाँ, इसकी गति सबसे मंद है, इसलिए कहते हैं इट्स अ क्रीपिंग डिजास्टर, अर्थात ये घिसटती या सरकती हुई बहुत मंद गति से बढ़ने वाली आपदा है। लेकिन इसके प्रभाव इतने व्यापक, इतने गहन हैं मात्रात्मक स्तर पर, गुणात्मक स्तर पर, कि इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी आपदा कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि बिल्कुल है। तो सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है, परंतु सबसे मंद गति से बढ़ रहा है।
साथ ही साथ ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है अन्य आपदाओं को भी। अन्य आपदाओं पर प्रभाव, जैसे बाढ़ है, सूखा है, गर्मी की लहर है, शीतलहर है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, मतलब लॉट्स ऑफ डिजास्टर्स आर एग्जैक्टली एंड अप्रोप्रिएटली कंसर्न, प्रोपोर्शनेटली कंसर्न, अनुपातिक रूप से भी वो अंतर संबंधित हैं इस जलवायु परिवर्तन से। तो अन्य आपदाओं पर प्रभाव, प्रभाव या सहसंबंध लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, उनको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा हम देखें तो प्रभाव की बात की जा रही है विकासशील राष्ट्रों पर। इसमें यहां पर दो चीज पहले हम स्पष्ट कर देंगे। बेसिकली विकासशील राष्ट्रों का जो लोकेशन है, अवस्थिति, ये पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन उत्तर के निर्माण के प्रक्रिया में हमें ये बताना चाहिए। विकासशील राष्ट्रों की जो अवस्थिति है वो बेसिकली उन्हीं क्षेत्रों में है जहां विशेष तौर पर आपदाओं का जन्म होता है। गैसमैन ने यहां तक कहा है कि विकासशील राष्ट्र आपदाओं के साथ जन्म लेते हैं, आपदाओं के साथ विकसित होते हैं और आपदाओं के साथ वहां के लोगों को रहने की आदत हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना होगा कि प्रिपेयर्डनेस की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह से वो शीघ्र सुभेद्य हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, इसलिए वो आपदाओं से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। जैसे अभी कोविड-19 ही आया, जस्ट एज्यूम कीजिए, एक अनुमान लगाइए कि इस कोविड-19 में ज़्यादा परेशान कौन हुआ। मृत्यु तो भाई अमीरों की भी हुई, खासकर वो जो ज़्यादा उच्छृंखल थे, तमाम बातों के सुनने समझने के बाद भी, सूचनाओं के संप्रेषण के बाद भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाना, क्लब जाना वगैरह वगैरह से उनको इन्फेक्शन लगा और टिकट कंफर्म हुआ। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से भारतवर्ष में ही सबसे ज़्यादा कौन दुष्प्रभावित हुआ? गरीब, या जिनकी इकोनॉमी कमज़ोर है, क्योंकि वो इजिली वल्नरेबल हो जाते हैं, उसके ग्रस में या उसके चपेट में आ जाते हैं, सुभेद्य हो जाते हैं। जिनकी इकोनॉमी अच्छी है वो जल्दी सुभेद्य नहीं होते। और बेसिकली विकासशील राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? वो गरीब नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से विकसित राष्ट्रों के तो गरीब हैं। जो अमीर है, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, हीट बढ़ा तो लखनऊ का तापमान जो पहले 45 डिग्री टेम्परेचर होता था हाईएस्ट, सपोज अब होने लगा है 48 47। लेकिन 45-48 में अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अंतर दिखने लगता है, हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। बट ये अनकंफर्ट किसके लिए ज़्यादा है? एक हायर क्लास है, हायर क्लास एसी में पहले भी रहता था, एसी में आज भी रहता है। तो एसी का टेम्परेचर मतलब हो सकता है बिजली बिल थोड़ा उसका बढ़ जाए, लेकिन उससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी। लेकिन जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, उनको ये जलवायु का परिवर्तन, ये हीट वेव सीधे दुष्प्रभावित करता है। श्रम की दक्षता 20 से 28 से 30% तक घट जाती है, अर्थात 1/4 श्रम की दक्षता घट गई, प्रतिरोधी क्षमताएं भी घट जाती हैं। तो दैट इट्स अ प्रोसेस, दे बिकम इजिली वल्नरेबल। वो आसानी से सुभेद्य हो जाते हैं, उसके चपेट में आ जाते हैं और तब समस्याएं शुरू होती हैं। होप सो आप समझ पा रहे होंगे। तो जहां विकसित राष्ट्र अनुकूलन में दक्ष होते हैं, वहीं विकासशील राष्ट्र सुभेद्यता में, और सुभेद्य हुए तो समस्याएं शुरू। तो यहां प्रश्न की मांग में पहले थोड़ा सा ये मंद गति से बढ़ रहा है, अन्य आपदाओं पर प्रभाव है। दूसरा, विकासशील राष्ट्रों पर प्रभाव। तो एक दो कंसेप्चुअल मॉडल दे देंगे कि चूंकि ये शीघ्र सुभेद्य होते हैं, सबसे पहली बात शीघ्र सुभेद्य, साथ ही इनकी अवस्थिति, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि ज्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं राष्ट्रों पर, अर्थात विकासशील राष्ट्रों पर ही पड़ेगा। और इसके बाद हम सभी प्रभावों को पढ़ते हैं।
इसमें मेरा प्रयास यह होता है संप्रेषण के प्रक्रिया में कि आप पॉइंट्स को प्रायः मिस ना करें, मतलब जितने डायमेंशन हो सकते हैं उन डायमेंशंस को जरूर बताएं। अगेन मैंने इस प्रश्न के विश्लेषण के 2-3 दिन पहले ही, मतलब आज इस क्लास को आप देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले मैंने चर्चाएं की थी विद्यार्थियों से। तो आम तौर पर या सामान्य परीक्षार्थियों का ये मत था, ये विचार था उनका कि सर हम बताएंगे कृषि पर प्रभाव, उद्योग पर प्रभाव, परिवहन पर प्रभाव, इसके अलावा सागर तल में वृद्धि से कुछ और भी प्रभाव आएंगे जैसे द्वीपों का डूब जाना। ये अच्छी बात है, दे आर अवेयर अबाउट दैट, बट अगेन ये केवल मानव और मानव के गतिविधियों पर होने वाले प्रभावों से संबंधित है। लेकिन विकासशील राष्ट्रों की जो अवस्थिति है उसके अंतर्गत भौतिक घटकों पर प्रभाव, अर्थात मृदा पर प्रभाव जिसको हम स्थल से कहेंगे, जलवायु पर प्रभाव, सागरीय या सागरीय क्षेत्र में प्रभाव या सागरीयता पर प्रभाव, तत्पश्चात आएंगे मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, अर्थात भौतिक घटकों पर प्रभाव, मानवीय क्रिया गतिविधियों या क्रियाकलापों पर प्रभाव, तब जाकर के उत्तर का डायमेंशन पूरा होगा। और इस प्रक्रिया में जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उनको हम देंगे, अर्थात इसमें भौतिक घटक पर प्रभाव ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, सिंपल। अब यहां पर जीवीय पे देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक घटक पे प्रभाव का मतलब ये हो गया स्थल या मृदा पर प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव, स्थल या मृदा पर प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव, सागरीय क्षेत्र पर प्रभाव। इसके अलावा अब देखो तो मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव या थोड़ा सा पर्यावरण पर प्रभाव, ये भी देते हैं। और तब आएगा मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा और निगेट कर दूं, आप अधिक फोकस करेंगे गतिविधियों पर प्रभाव, अर्थात इन सबको आप एक तरफ रखें और इसको आप एक तरफ रखें जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, स्वास्थ्य सब आएगा। तो लेकिन पॉइंट्स हमें मिस नहीं करना चाहिए, पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। किसी पर महत्व कम देना है, किसी पर महत्व ज़्यादा देना है, ये हम आगे, यही उत्तर लिखने की विशेष दक्षता है, इट्स अ स्किल जिसको आप सीखें, परंतु पॉइंट्स मिस नहीं करें। और 200 वर्ड्स पर्याप्त होता है, 200 शब्दों में आप सभी पॉइंट्स को आराम से समेटते हुए कुछ अच्छे मॉडल, मानचित्र या मैप के साथ आप इसको प्रेजेंट करेंगे। तो यही प्रश्न की मांग है। अब हम चलते हैं प्रस्तुतिकरण पे, ऑलमोस्ट प्रस्तुतिकरण में भी यही सब बातें आएंगी। चलते हैं हम लोग प्रस्तुतिकरण पे, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण में देखो प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर। तो थोड़ा पहले हम बता देंगे ये क्या है, ये बता देंगे तभी आगे हम बढ़ें तो अच्छा होगा। कम से कम 15 शब्दों में हम यहाँ बता दें प्रश्न का जलवायु परिवर्तन, और तब उसके बाद जाएंगे उस पर प्रभाव पर। तो यहाँ पर 15 शब्द मैक्सिमम लेते हैं हम लोग इसके अवधारणा पर। बेसिकली यहाँ पे क्या बताएंगे, अवधारणा या थीम, व्हाट इज क्लाइमेटिक चेंज, व्हाट इज क्लाइमेटिक चेंज, क्लियर हो रहा है। और तब बताएंगे विकासशील राष्ट्र उनकी अवस्थिति, लोकेशन, और साथ में तैयारी की कमी, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, इन दोनों के प्रभाव से शीघ्र शुभेद्य हो जाना यानी ग्रस्त हो जाना। तो यहां पर एक हम मैप दे देंगे
जो विकासशील राष्ट्रों के लोकेशन को बताएगा, और साथ ही साथ इस मैप के साथ हम चाहें तो एक मॉडल भी दे सकते हैं जो विकसित और विकासशील राष्ट्रों का तुलना कर देगा, लोकेशनल भी और वल्नरेबिलिटी के अर्थात सुभेद्यता के अवधारणा से जोड़ करके भी। वो अनुकूलन में दक्ष होते हैं और विकासशील राष्ट्र सुभेद्यता में। तो जो सुभेद्य होगा वही उसको झेलेगा। आ रहा है समझ में? तो एक तो अवस्थिति भी बाध्य करता है कि वो जल्दी सुभेद्य होंगे, और साथ ही साथ जो तैयारी की कमी है, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, इसीलिए जो जोखिम है, रिस्क है, वो बढ़ जाता है, सुभेद्यता बढ़ जाता है, तो जो होने वाली हानि है वह भी बढ़ जाती है। अर्थात तीनों टर्म को यहाँ समेट दें, जो पहले लेंगे सुभेद्यता, सुभेद्यता, जोखिम अर्थात रिस्क, और तब होने वाली हानि। ये ध्यान रखना है हमें, और ऐसे कंसेप्चुअल पॉइंट्स देने पे मार्क्स हमें हमेशा बेहतर मिलेंगे। और तब इसके बाद अर्थात अब इस पे शब्द हम कितने खर्च करें, तो 15 शब्द, वहां 10 ही शब्द खर्च होगा, 20 शब्द हम रख लेते हैं यहां के लिए, 20 शब्द यहां के लिए रख लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि इस शब्द को उधर लेके आता हूं, क्या है, अर्थात हम यहां पर अवधारणा को देंगे, थीम को, और ये हम लिखेंगे 15 शब्दों में। आप ध्यान रखिए 200 में से ऑलमोस्ट हम लोग 45 शब्द या 50 शब्द मोटा मोटी लिख चुके, जिसमें कि विकासशील राष्ट्र, अवस्थिति, क्योंकि प्रभाव यहीं से फिर निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं प्रभावों पर। तो यहाँ मॉडल्स खूब देंगे हम लोग। प्रभाव में सबसे पहले भौतिक घटकों पर प्रभाव, लेकिन ये बहुत कम देंगे, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों पर प्रभाव का जस्ट पॉइंट्स हम काउंट करेंगे यहाँ पे। विकासशील राष्ट्रों पर प्रभाव के अंतर्गत सबसे ज्यादा हम मानवीय गतिविधियों पर प्रभावों को दें तो बेहतर रहेगा। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। इसी का रिक्वायरमेंट है प्रश्न के उत्तर में मूल रूप से, मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। अब अगर मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव को लें, यहां पे हार्डली हम लोग 15 से 20 शब्द, मैं वहीं लास्ट में लेके चलता हूं, यहां पे 15 से 20 शब्द से ज्यादा हम लोग खर्च नहीं करेंगे। पंद्रह से 20 शब्द। अब जो मानवीय गतिविधियां हैं उस पे हमारे लिए बचा 130 शब्द कम से कम। तो इनमें क्या क्या हम देंगे, तो सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां, जो उत्तर का मेन पार्ट है, इसी से कंसर्न है। आर्थिक गतिविधियां, इसमें सबसे पहले आएगा कृषि पर प्रभाव। अब कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, इन सब पर दिखा देंगे हम लोग। मत्स्यन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा उद्योग की गतिविधियां, परिवहन की गतिविधियां। अब इसके अलावा आइए तो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मानवीय स्वास्थ्य, क्योंकि इस पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? तो इन सब चीजों को हम लोग प्रभावित होते हुए दिखा करके, यहां पर एक भौतिक घटकों का जो प्रभाव है ना, जैसे सागर जल तल में वृद्धि से क्या होगा, तो वहां 15, 20 या 30 शब्द तक ले सकते हैं। थोड़ा ये दिखाना आवश्यक होगा, क्योंकि वो विकासशील राष्ट्रों का ही एरिया है जहां पर कि ये घटनाएं घटने वाली है। तो रेस्ट हम लोग 130 शब्द इनके लिए लेंगे, 130 शब्द। 100 शब्द मोटा मोटी लेके चलिए ताकि बाहर ना जाए। यही इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन होगा। इसी से, ऐसी प्रक्रिया से हम इसके उत्तर को बनाएंगे।
आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्या है अर्थात, जैसे क्या है का मतलब हुआ परिचय, ये क्या है मतलब होगा परिचय, अवधारणा, जलवायु परिवर्तन क्या है, साथ में विकासशील राष्ट्रों की अवस्थिति और तैयारी की कमी, यहाँ एक मॉडल दे देंगे और एक मैप दे देंगे, फिर शुभेद्यता, जोखिम, हानि, इनको समझाते हुए चलेंगे। आ रहा है समझ में? इसलिए विकासशील राष्ट्र तुलनात्मक रूप से अधिक दुष्प्रभावित होते हैं। तो चलते हैं तीसरे खंड की ओर अर्थात उत्तर की ओर, है ना। यहाँ पे मैं प्रश्न के साथ ही उत्तर प्रारंभ करता हूं, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया है, इसको मिटा दे रहा हूं। यहीं से उत्तर लिखना हम प्रारंभ करते हैं, राइट। तो जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर पड़ने वाला प्रभाव का विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग परिचय पर चलेंगे, जो हमने कहा था ना क्या है, थीम। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे जलवायु परिवर्तन क्या है और तत्पश्चात विकासशील राष्ट्रों पर उसका प्रभाव कैसे होगा। विश्व की सर्वाधिक या विश्व की अति मंद गति से बढ़ती सर्वाधिक विनाशकारी आपदा जलवायु परिवर्तन है। अभी तक लगभग 10 शब्द हुए हैं, 9 से 10। तो यहां पर आपने ये बताया कि बहुत मंद गति से चलता है और इट्स मोस्ट सीवियर एंड डिजास्टर, डेंजरस डिजास्टर, सर्वाधिक विनाशकारी आपदा है अति मंद गति से चलने वाली, ये आपने बता दिया। लेकिन हमें तो विकासशील राष्ट्रों को ऐड करना है ना, आ रहा है समझ में? विकासशील राष्ट्र की अवस्थिति, लोकेशन एवं तैयारी की कमी, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस के कारण शीघ्र सुभेद्य वल्नरेबल होने से वे सर्वाधिक दुष्प्रभावित होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं। अब यहां पे दोनों ही चीजें आपने दे दी, अवस्थिति और तैयारी की कमी। तो यहां पर बेटर होगा, अभी हम लोग 30 वर्ड्स के लिए रखे थे, मतलब 15 और 20 लिए थे, 35 या 40 तक आप देख लीजिए। पहले जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया था, देखिए 15 शब्द और 20 शब्द, इसके लिए मैंने लिया था 35 शब्द। और अभी यदि हम लोग काउंट करें तो मैक्सिमम हम लोग गए होंगे 22 से 25 शब्द मान लीजिए, तो हमारे पास 10 शब्द एक्स्ट्रा भी है। यहाँ पर एक विश्व का मानचित्र बना करके विकसित और विकासशील राष्ट्रों के लोकेशन को थोड़ा हम दिखा दें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्यों उन पर सीवियर इम्पैक्ट होता है, नकारात्मक ज़्यादा प्रभाव होता है। तो यहाँ पर एक मैप बनाते हैं हम लोग, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं ताकि और स्पष्ट आपको दिखे। छोटा सा मैप बनाने की आवश्यकता है यहाँ पे, और इस प्रकार का मानचित्र बहुत शीघ्र ही बन जाता है। कॉपी पे आप बनाएंगे
10 सेकंड से 20 सेकंड, 1 मिनट आप मान लीजिए, परंतु आपके अंक की गुणवत्ता को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। अब देखो यहाँ पे हमें बनाना है कैरिबियन आइलैंड्स, यहाँ पर हमें बनाना है इंडोनेशिया, मलेशिया आदि के, श्रीलंका, जापान। तो जापान को छोड़ दें तो बाकी जितने भी द्वीप हैं छोटे छोटे, वो सब के सब, और न्यूजीलैंड तो विकासशील ही हैं। फिलीपींस ले लो, बंदर से विवारवान, पापुआ न्यू गिनी, है ना समझ में। तो ये ध्यान से देखो आप, तो ये पूरे के पूरे जो विकासशील राष्ट्र हैं, वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में ये पूरा का पूरा तान नेशन, चाइना, आ रहा है समझ में। इसके अलावा ये पूरा का पूरा एरिया। तो बेसिकली यही जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक सीवियर प्रभावों का क्षेत्र भी है। आ रहा है समझ में। मैं लिख देता हूं, जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव का क्षेत्र या प्रभावों का क्षेत्र। तो बेसिकली लोकेशन ही ऐसा है इनका जिसकी वजह से इन पर प्रभाव अत्यधिक है। समझ में। तो विकासशील राष्ट्र इसी बीच में है, मैंने लिख ही दिया है, और इधर विकसित है, इधर विकसित है। यू गॉट द पॉइंट। तो ओवरऑल अब विकासशील राष्ट्रों के पास पूंजी कमी है, तैयारी कमी है। अब इसमें एक मॉडल बना देता हूं मैं, विकासशील राष्ट्र, इनके पास पूंजी, तकनीकी एवं अवसंरचना की कमी या तैयारी कमी दे दो, अवसंरचना की कमी, ये कमी आता है सामने तैयारी की कमी में, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी की कमी में। तैयारी कमी से वो शीघ्र सुभेद्य हो जाते हैं, शीघ्र सुभेद्य हो जाते हैं। इसीलिए अधिक हानि होती है, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के विकासशील होने का एक बड़ा कारण भी है। तो ये दो मॉडल्स जो मैंने दिए हैं, फर्स्ट मॉडल शोज मींस द मैप शोज कि व्हाई एंड हाउ द लोकेशन डिटरमिन्स द प्रोसेस एंड इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज क्लाइमेटिक चेंज, मेनली द क्लाइमेटिक चेंज। जलवायु परिवर्तन का अवस्थिति की वजह से क्या दुष्प्रभाव है। और दूसरा ये मॉडल, चूंकि मैंने बोला ना, डैसमैन ने बताया है या कई ऐसे पर्यावरणविद हैं जिन्होंने कहा है कि विकासशील राष्ट्र आपदाओं के क्षेत्रों में अवस्थित हैं, आपदाओं के साथ ही जीते हैं, और इसीलिए उनकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ या समृद्धि बहुत उच्च नहीं होती, क्योंकि आपदाएं उनकी समृद्धि को कम कर देती हैं। तो यहां पर देखो ध्यान से, 35 शब्द से कम ही में मैंने वो पॉइंट सारे क्लियर किए हैं जो मैंने कहा था
कि अवधारणा, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा क्या है, अवस्थिति और तैयारी की कमी, शीघ्र सुभेद्यता। तो मैंने एक मैप दे दिया और यहां पर मैंने एक मॉडल दे दिया। आ रहा है समझ में? तो सुभेद्यता, जोखिम और हानि, अब भौतिक घटकों पर प्रभाव। तो अब हम लोग चलेंगे प्रभावों की ओर। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले भौतिक घटकों पर प्रभाव, है ना। यहां पे बस मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूं, विकासशील राष्ट्रों के भौतिक घटकों पर प्रभाव। हालांकि इसको चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, मैं बताता हूं कैसे। घटकों पर प्रभाव, ठीक है। ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों से ऋतुक्षरण में वृद्धि। समझ में? मृदा अपरदन, या आप ऋतुक्षरण चाहे तो हटा सकते हैं, विकासशील राष्ट्रों पर है। परिवर्तनों से अधिक मृदा अपरदन तथा उसके पोषक तत्वों का नष्ट होना। जैसे जीव जात का मरना, केचुआ कृषि या केचुआ का जो वर्मी कल्चर है समाप्त हो जाएगा। जीव जात का मृत होना। देखो, जब मिट्टी बिल्कुल गर्म और सूख जाती है गर्मी के दिन में और ताप और बढ़ गया, तो पहले क्या था कि चींटियां सरवाइव कर लेती थी, मकड़ियां सरवाइव कर लेती थी। अब तापमान के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो वो अंदर में मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। और दे आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, वो मृदा के उत्पादन क्षमता का निर्धारण करते हैं। तो मृदा में बंजर भूमि की समस्या तेजी से बढ़ रही है। नष्ट होना, विश्व के 75% क्षेत्र में, या 75% कुल मृदा अपरदन एवं बंजर भूमि विकास का 80% क्षेत्र विकासशील राष्ट्रों में है। अब आपको डेटा समझ में आया होगा कि ये पॉइंट्स मैंने क्यों दिया। क्लियर हो रहा है? अब ये मृदा या स्थल पर प्रभाव हुआ। ये कहाँ का प्रभाव है? ये आपके गाइडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं, स्थल पर प्रभाव, स्थल या मृदा पर प्रभाव। ये आपको लिखना नहीं है। अब आइए जलवायु पर प्रभाव, या जलवायु से संबंधित प्रभाव। चक्रवात, चक्रवातों के बारंबारता, बारंबारता का मतलब होता है अधिक बार बनने लगे।
एवं गहनता, मतलब उनकी स्पीड बढ़ गई, में वृद्धि, जिससे वे अधिक हानिकारक। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात चल रही है और उष्णकटिबंध में अधिकांश विकासशील राष्ट्र हैं, तो प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है ना, जिससे वे अधिक हानिकारक, ओबियसली विकासशील राष्ट्रों के लिए। आ रहा है समझ में? सागरीय तापमान में वृद्धि से जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि, कैरिबियन द्वीप समूह, ये सब के सब विकासशील हैं, द्वीपीय राष्ट्र, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशियाई, द्वीपीय राष्ट्र, का लगभग 90% भाग 2100, अभी हम लोग 2000 में चल रहे हैं, 2022 है, 2100 तक डूब जाएगा सभी विकासशील राष्ट्र हैं। अब ये मैं इसलिए इंडिकेट भी कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं विद्यार्थियों से बात करता हूं कि व्हाट्स योर परसेप्शन इन कंसर्न टू दिस क्वेश्चन आंसर, तो दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि सर इस टाइप के पॉइंट्स भी दिए जाने चाहिए। बांग्लादेश, भारत भी परेशान होगा, नेपाल भी परेशान होने वाला है। क्यों? उम्मीद है कि 2100 तक बांग्लादेश का 90% एरिया डूब जाएगा। वैसे ही भारत परेशान है बांग्लादेश से शरणार्थियों से, उत्तर प्रदेश और ज़्यादा परेशान है। अब जब डूबेगा तो कहाँ भागेंगे? चीन में तो आप स्थिति देख ही रहे हैं, सब कुछ के बाद चाहे रोहिंग्या हो या कोई भी हो, किसी को उन्होंने घुसने नहीं दिया। भाई मानवीय संवेदना के नाम पर कहिए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कहिए, और भी कई चीज़ें हैं, राजनीति भी इसमें आएगा, अपीसमेंट पॉलिसी वगैरह। लेकिन भारत एक सबसे सॉफ्ट डेस्टिनी है इस प्रकार के शरणार्थियों के लिए। लेकिन एज्यूम कीजिए कि बिना मतलब जनसंख्या नीति भारत लागू कर दे, तब भी जिस प्रकार से बांग्लादेशी भारत में आएंगे, कई ऐसे राष्ट्रों के लोग आएंगे, तो स्थिति किस प्रकार की होगी, घनत्व किस प्रकार से बढ़ेगा, सोचिए आप। तो या भारत नहीं भी आए तो अब नाव लेके वो तैरते रहेंगे क्या? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कोई सोशल कल्चरल नहीं, क्या होगा उनका? तो ये जो समस्या है विशेष रूप से जलमग्न होने की, जैसे ग्रेट ब्रिटेन पे समस्या बहुत कम आएगा, शीतोष्ण प्रदेश में जो भी है उन पे समस्या कम है, और वहां द्वीप ही बहुत कम है, वहां पर द्वीप ही बहुत कम है। जो समस्या है वो जैसे जापान है, तो जापान का भी लगभग 40% भाग डूब जाएगा। लेकिन जापान इस प्रकार से जनसंख्या आदि को नियंत्रित कर चुका है कि उसका 60% भाग भी डूब जाए तो इसको इकोनॉमी या अन्य चीज़ों की समस्या नहीं होगी, बिकॉज वो डेवलप्ड है, वो अनुकूलन में दक्ष है, प्रिपेयरनेस उसके लिए बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि तकनीकी से, पूंजी से वो लैस है। आ रहा है समझ में? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए ये बहुत बड़े समस्याओं में आने वाला है। तो पहला हमने दिया स्थल पर मृदा से संबंधित, दूसरा दिया हमने जलवायु से संबंधित। इसके अलावा जलवायु में और क्या क्या आएगा? हीट वेव बढ़ेगा। हीट वेव मतलब गर्मी की लहर, गर्मी की लहर में वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अब चूंकि उष्णकटिबंध में विकासशील राष्ट्र हैं, ये उष्णकटिबंध की समस्या है, तो समस्या इन्हीं राष्ट्रों के साथ होने वाली है। तो ये आपका है
भौतिक घटकों पर प्रभाव, और ऐसे आप हेडिंग भी दे सकते हैं, एग्जामिनर के लिए वो आई कैचिंग होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो भौतिक घटकों पर प्रभाव, और तब आते हैं हम लोग मानवीय घटकों पर प्रभाव पर। तो यहां पर देंगे मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। अब बेटर होगा यहां पे हम लोग एक मॉडल दे दें। आ रहा समझ में? कैसे मॉडल दे सकते हैं हम लोग? तो कौन कौन से वो एक्टिविटीज हैं जिस पर कि इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होने वाला है। जैसे इसी को हम लोग अगर चाहें तो ऐसे मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा समय इसको सेंटर में लाता हूं, तब वो फ्लो चार्ट बन जाएगा। देखिए यहां पे आ गया। अब मानवीय गतिविधियों में सबसे पहले है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। आर्थिक गतिविधियों में कृषि, मत्स्यन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, इन सब पर, इवन फल उत्पादन, इन सब पर समस्या आने वाला है। आ रहा समझ में? इसके बाद आ जाएगा उद्योग। भाई कुछ तो कृषि आधारित उद्योग हैं, तो गन्ना, या जो गन्ना हो गया, जैसे चीनी उद्योग होता है, कपड़ा हो, कपास उद्योग, कपास से होता है कपड़ा उद्योग, सबका उत्पादन घटेगा ना। तो कृषि आधारित उद्योग, साथ में अन्य उद्योग, इसी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। पर्यटन उद्योग, ये बहुत तेजी से घटेगा, इसको स्पेशली मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, इस पर भी बुरा असर पड़ेगा। परिवहन, इस पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब आइए सामाजिक सांस्कृतिक पर। सोशियो कल्चरल, तो मेला, त्योहार, सम्मेलन, सम्मेलन हटाते हैं क्योंकि जनरली राजनीतिक हो जाता है। मेला, त्योहार, अन्य। इसके अलावा राजनैतिक। अब आप कहेंगे क्या राजनीतिक प्रभाव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से मेंटल डिसऑर्डर की समस्याएं आ रही हैं। क्लाइमेटिक चेंज एग्रेशन को बढ़ा रहा है, हमें तीव्र गति से प्रतिक्रियावादी बना रहा है। इसके अलावा भू राजनीति, इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण हो जाएगा मानवीय स्वास्थ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे विशेष तौर पे हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे, इससे बेहतर मार्क्स मिलने की संभावना होगी, इसको करेंगे खासकर कृषि को, उद्योग को, पर्यटन को, थोड़ा बहुत वाणिज्य और व्यापार को भी कर लेंगे। इसके अलावा इस मेला त्योहार को कम, प्रतिक्रियावादी इसको कम, फिर हम आ जाएंगे इस पर, क्योंकि हमें एक डिसिप्लिन को भी फॉलो अप करना है, अर्थात जिसको कहते हैं अनुशासन। अनुशासन मतलब अगर शब्द सीमा 200 है तो उससे हम क्रॉस ना करें। तो ओवरऑल फिर से एक बार चलते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लिख चुके हैं। प्रस्तुतिकरण के अनुरूप देखिए,
तो पहले हमने इस वाले को टारगेट किया था, कब शब्दों में प्रेजेंट किया, विकासशील राष्ट्र क्यों आखिर शुभेद्य होते हैं आदि, जो मॉडल था वो हमने दिया, और प्रभाव पर जो भौतिक घटक थे वो हमने डिटेल में लिख दिया, यहाँ तक कि जो सार्वज्ञता का प्रभाव है वो भी। अब मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, जिस पर कि विशेष रूप से 130 शब्द या 100 शब्द मान लीजिए, तो आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पे देखिए आप पॉइंट वाइज, और फिर ये मानवीय स्वास्थ्य स्पेशली हम टारगेट करके बताए थे, जिसको कि हम लोग अब लिखने वाले हैं। इसी क्रम में हम लोग यहाँ से देखिए परिचय, लोकेशन, मॉडल, विकासशील राष्ट्रों के भौतिक घटकों पर प्रभाव, मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं। विकासशील राष्ट्र के या राष्ट्रों के मानवीय गतिविधियों में कृषि, मत्स्यन, पशुपालन तथा अन्य सभी के उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी, अर्थात उत्पादन एवं उत्पादकता, या इसको ऐसे लिख दीजिए, पशुपालन तथा अन्य सभी के उत्पादन उत्पादकता में कमी होगी, ठीक है, सिमेट्री के अनुसार कमी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना होगा हमें, कैसे भाई, धान, गेहूं, चना, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि के उत्पादन में 30% से 40% कमी होगी। आ रहा समझ में? यद्यपि मक्का के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन मक्का से जीवन तो नहीं चलेगा ना। अब देखो दो चीज है, पहला ये कि कृषि के उत्पादन में कमी होगी, और दूसरा विकासशील राष्ट्रों का बहुत बड़ा एसेट है कृषि। जैसे विकसित राष्ट्रों की कृषि में कमी हो, तो अब यूएस के जीडीपी का 1% कृषि है, लेकिन भारत के जीडीपी का 14% कृषि है। बांग्लादेश के जीडीपी का 28 से 30% जीडीपी अभी भी है। तो भाई जिसके इकोनॉमी का 30% और मेन आधार कृषि है, वो बैठ जाए, उत्पादन घट जाए, दोहा समिट का तो डिबेट यही है ना मेनली। तो पहला कृषि का उत्पादन घटेगा, साथ ही विकासशील राष्ट्रों के जीडीपी का बड़ा अंश कृषि पर आधारित, इसलिए अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था अत्यधिक दुष्प्रभावित, थोड़ा बड़ा झटका टाइप का पत्रकारिता वाला लैंग्वेज हो जाता है,
अत्यधिक दुष्प्रभावित। अब चूंकि इतना स्कोप नहीं है, केवल कृषि पर होता तो और डिटेल में जाते। जैसे आलू की कृषि में आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा, 40 से 60% तक की कमी का एक्सपेक्टेशन है। श्रम दक्षता की कमी, भारत में श्रम दक्षता 1 डिग्री सेल्सियस यदि ग्लोबल वार्मिंग और होता है तो 19 से 21% के बीच घट जाएगा। अर्थात काम करने का मन नहीं करेगा, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो श्रम दक्षता घटा, प्रतिरोधी क्षमता घटेगा, तो बीमारियां ज्यादा होंगी लेकिन दवा के लिए पैसे कम होंगे, तो रोजगार भी तो घटेगा। तो ओवरऑल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में। तो विकासशील राष्ट्रों में मानवीय गतिविधियों में। अब साथ ही देखो, मत्स्यन हमेशा शीतल जल में होता है और जल का तापमान बढ़ने वाला है, तो मत्स्यन या पशुपालन सब में समृद्धि इसी प्रकार से घटेगा। आ रहा समझ में। मत्स्यन या पशुपालन भी तापमान वृद्धि से दुष्प्रभावित होंगे, दुष्प्रभावित होंगे। देखो, भारत में उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है, अच्छे नस्ल के दुधारू पशु भारत में नहीं पाए जाते। हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जो जर्सी या फिजियन गाय हैं उनको मंगाते हैं, क्योंकि पशुपालन के लिए शीतोष्ण प्रदेश बेस्ट सूटेड होते हैं। शीत भी कह सकते हैं बट शीतोष्ण प्रदेश, टेम्परेट रीजन, और वो विकासशील राष्ट्रों का नहीं, विकसित राष्ट्रों का है। सो अगेन डेवलपिंग नेशंस वुड बी सफर बिकॉज ऑफ कंसर्न टू द कैटल रियरिंग, इवन जो पोल्ट्री है, कुक्कुट पालन, अन्य किसी प्रकार का, मधुमक्खी पालन तो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाएगा। जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब उस ताप में वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, कोलैप्स, मर जाएंगे। छोटी चिड़िया हार्ट स्ट्रोक से मर के समाप्त हो जाएगी। लेकिन विकासशील राष्ट्रों के पर्यावरण पर यह प्रभाव होगा। आ रहा है समझ में। तो पशुपालन और तापमान वृद्धि तापमान वृद्धि से दुष्प्रभावित होंगे। से दुष्प्रभावित होंगे। आ रहा है समझ में। इसके साथ साथ औद्योगिक उत्पादन, खनन आदि भी, आदि की समृद्धि दर भी घटेगा। आ रहा समझ में। मानवीय श्रम दक्षता में 19% से 30% की कमी होगी। देखो, एक एसी का ब्रांड है ओ जनरल, ये जो अरब नेशंस है वहां से आया है, उस ब्रांड को लाया गया है। अरब नेशंस में एक लॉ बनाया गया पहले, अब तो खैर उसको काफ़ी वायलेट भी किया जा रहा है। यदि 50% तापमान हो जाएगा, क्योंकि माइंड को स्ट्रोक लगना शुरू होता है, चक्कर खाकर गिरना। आप भी कभी बार धूप में बहुत ज़्यादा अगर खड़े रहें तो कहते हैं ना, चक्कर खाना, गस्त आ जाना, गिर जाना, उसको कहते हैं स्ट्रोक। तो 50 के आसपास पहुंचने पर ही स्ट्रोक लगना शुरू होता है। और मानव का जो कैपेसिटी है, माइंड का क्षमता है, वो 50 डिग्री सेल्सियस पर स्ट्रोक लगना शुरू हो जाता है। तो वहां पर लॉ ये बना दिया गया कि जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर काम मतलब सेल्सियस होगा, या तो कोई बाहर नहीं जाएगा, और यदि बाहर करने वाला कोई मजदूर है, काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए छुट्टी घोषित हो जाएगी उससे उस ड्यूरेशन में। अर्थात दोपहर में 12 से लेकर के शाम, मतलब अपराह्न कहें 3 से 4 बजे तक, शाम के पहले तक
छुट्टी घोषित हो जाता था। अब हालांकि इस प्रकार से कुछ तकनीकी रूप से दिमाग लगाए हैं लोग कि पारा चाहे 53 हो जाए, सो करेगा 49 49.5 ताकि काम कराया जा सके। लेकिन ये बहुत नेगेटिव होता है, मानव के मतलब माइंड कर में विशृंखलता आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ गर्मी के बढ़ने से तरलता की ओर बढ़ता है, चीज़ें बहुत सक्रियता से कार्य करना शुरू करती हैं, तो एक तरफ स्ट्रोक लगता है, ऊपर से बहुत व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होने लगता है, तो बेहतर सृजनात्मकता का कार्य हो ही नहीं पाता। ये सारे पॉइंट इससे कंसर्न है। और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में ही, अब मान के चलिए आगे इस संदर्भ में भी प्रश्न, मतलब ये नहीं कि क्या होता है, मानवीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, संभावित है। तो मानवीय श्रम दक्षता में 19 से 30% की कमी होगी। आ रहा है समझ में? यूएनडीपी के अनुमान के अनुसार, मैं इस पॉइंट को नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, एक साथ वो दिखेगा। यूएनडीपी के अनुमान के अनुसार जलवायु परिवर्तन से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रादेशिक जीडीपी पर प्रभाव, जीडीपी के समृद्धि पर दुष्प्रभाव। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा, अगेन यहां पर डेवलपिंग नेशंस को ही समस्या है। बताता हूं कैसे। नॉर्थ अमेरिका 1% घटेगा, इधर मान लो है राष्ट्र या प्रदेश जीडीपी समृद्धि में कमी। आ रहा समझ में? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या हम यहाँ पे लैटिन अमेरिका लिख दे रहे हैं क्योंकि उसमें मैक्सिको भी आ जाएगा। लैटिन अमेरिका इंक्लूडिंग मैक्सिको, ये है लगभग 3.8%। कुछ राष्ट्रों में 4.2% भी है। यूरोप, ये है 3%, क्योंकि यूरोप में भी गहन कृषि होता है जिसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एशिया, या हम पहले ले लेते हैं साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, ये भारत से कंसर्न है, भारत और भी राष्ट्र हैं, यहाँ पर लगभग 3% के आसपास ही है। एशिया पैसिफिक, ये चाइना और जापान हो गया। एशिया पैसिफिक, यहाँ पर भी लगभग 2.9% है। साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ लगभग 4% है। अफ्रीका 4.8% है। अरे समझ में? यहीं पे ले दे रहा हूँ। कैरिबियन, जो कैरिबियन द्वीप हैं उन पर भी लगभग 4.2% है।
अब सोचिए कितना ज़्यादा है विकासशील राष्ट्रों का जो डेटा है। यूरोप मान लीजिए विकसित है, नॉर्थ अमेरिका विकसित है, तो टोटल इनमें मैक्सिमम जाएगा तो 1.8% के आसपास जाएगा। अर्थात जो निष्कर्ष निकलेगा, विकसित राष्ट्रों पर प्रभाव राष्ट्रों के जीडीपी 1.8% और विकासशील राष्ट्रों का जीडीपी दुष्प्रभावित। लगभग ये आता है 3.9%, यानी 4% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात क्या है, समृद्धि दर चूंकि कृषि या प्राथमिक गतिविधियों से ज्यादा कंसर्न है, ओवरऑल ये विकासशील राष्ट्रों को बहुत ज्यादा लॉस करने वाला है। तो ये कंपैरेटिव डेटा हो जाता है। इस प्रकार के पॉइंट्स को आप जरूर दीजिए, हमेशा बेहतर अंक मिलने की संभावनाएं होंगी। आ रहा समझ में? तो यहां पर ये हो जाता है कंपैरेटिव डेटा। तो ओवरऑल आप देखिए तो मानवीय गतिविधियों पर जो प्रभाव था एक चार्ट के माध्यम से, तो मैंने पहले कृषि पर दिया, फिर कृषि आधारित उद्योग थोड़ा बहुत दिया है मैंने, पर्यटन उद्योग पर थोड़ा बहुत लिख देते हैं हम लोग। पर्यटन उद्योग, विकासशील राष्ट्रों के पर्यटन उद्योग पर दुष्प्रभाव लगभग 40% तक होगा। 40% तक होगा, क्योंकि जहां एक और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की लहर, जिसको बोलते हैं हीट वेव, गर्मी की लहर बाधा उत्पन्न करेगा, वहीं वर्षा ऋतु में बाढ़ जैसी आपदाएं। देखो, यद्यपि ये प्रश्न 2019 में आ चुका है, लेकिन सपोज करो ये प्रश्न अभी आया है, तो इसके क्वालिटी को, गुणवत्ता को कैसे बढ़ाओगे? अभी चल रहा है 21-22 का मानसून। 2022 आज जो डेट है वो अगस्त में हम लोग हैं, आज 3 अगस्त 2022 है। 3 अगस्त 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो उत्तराखंड में बाढ़ आया है, यहाँ तक आ चुका है रिपोर्ट कि नैनीताल का 60% भाग ही उस पर धंस जाए, उसका एक बड़ा कारण है ड्रेनेज। हालांकि मानवीय गतिविधियां मूल रूप से जिम्मेवार है, लेकिन उसका एक बड़ा कारण है भूमंडलीय तापन या जलवायु परिवर्तन के प्रक्रियाओं से मॉनसून के प्रक्रिया में हुआ परिवर्तन, बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि। आ रहा समझ में? तो जो पहले पहाड़ों पर लोग घूमने जाया करते थे इस समय, अब वो नहीं जा रहे, हाईवे का हाईवे ही धंस जा रहा है। तो पर्यटन तो बाधित हुआ ना। ये प्रादेशिक पर्यटन, राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, सभी प्रकार के पर्यटनों के लिए एक बाधा है। मैदान में क्या समस्या था? जून तक हीट गर्मी की लहर चला। अब देखो पूरा का पूरा पश्चिमी भारत, राजस्थान इस समय मानसून के समय, मतलब सबसे बढ़िया सीजन तो होता है शीत ऋतु पश्चिमी राजस्थान के लिए। हर जिले में बढ़िया किला है, किला नगर है। इन पूरा पश्चिमी राजस्थान से लेकर के गुजरात तक का भाग डूबा हुआ है, बाढ़ से ग्रस्त है। और पूर्वी भारत जो धान का कृषि प्रदेश है, वहां लगभग सूखा पड़ा हुआ है। एंड इट्स डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। द नेचर ऑफ मानसून इज गोइंग टू बी ग्रेजुअली चेंज।
इट हैज़ बीन चेंज एंड स्टिल इट इज ग्रेजुअली बीइंग चेंज। कुछ हद तक परिवर्तित हो चुका है और अभी भी क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। तो वर्षा ऋतु में बाढ़ जैसी आपदाएं, जुलाई, अब देखो ये ध्यान रखना, ये अभी के अनुसार मैं लिख रहा हूं, प्रश्न आया है 2019 के मुख्य परीक्षा में, जुलाई 2022। अब यदि हम 2019 के अनुसार लिखते तो मैं बताता, या मैं यहाँ पे 19 के अनुसार लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको ध्यान होना चाहिए 19 में जो कुंभ का मेला लगा था, इलाहाबाद या प्रयागराज में बाढ़ आया था, पटना में सीवियर बाढ़ आया था। तो ओवरऑल ये बाढ़ की जो प्रक्रियाएं हैं, पर्यटन और पहाड़ पे तो आया ही था। आ रहा समझ में? आपदाएं 2019 में प्रयागराज, पटना एवं पूर्वी भारत के अधिकांश नगरों में बाढ़। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन, भूस्खलन के साथ विनाशकारी बाढ़ जैसी आपदाएं प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में बाधा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनका तो पर्यटन ही उद्योग सबसे बड़ा आय का साधन है, और अभी का समय पीक पे होता था, गर्मी, और इस समय शीत ऋतु में तो बर्फबारी जिनको देखना वही जाएंगे। तो जनरल कंडीशन में सबसे ज़्यादा हिट होता है पर्यटन गर्मी की मौसम ऋतु में। तो गर्मी की ऋतु में चल जा रहा था, लेकिन अब देखो तो हाईवे ही धंस जा रहा है। 4 दिन के बाद जब मिलिट्री, या 2 दिन लगेगा उसको बनाने में फिर से। अभी पंजाब के पास जो ब्यास नदी का बाढ़ का दिखा रहा था अलम, कि पर्वत का कटाव हुआ और पता ही नहीं चल रहा है वहां हाईवे था या नहीं था, लगभग 600 मीटर तक। मतलब हाईवे तो कटा, उसके बाद जो पहाड़ी था उसको भी काफी हद तक नदी ने काट दिया, ब्यास नदी ने। मतलब आप देखें तो लगेगा नहीं वहां कभी हाईवे था, जबकि, और उसका कारण क्या है? जंगल की तेजी से कटाई, अनियंत्रित बाढ़ जो आ रहा है, उसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका। तो ये सब का सब दुष्प्रभावित कर रहा है और विकासशील राष्ट्रों को ज़्यादा कर रहा है। आ रहा समझ में? तो पर्यटन उद्योग, अब इसके अलावा परिवहन, एवं व्यापार तथा वाणिज्य की गतिविधियां भी प्रभावित। भाई सिंपल है, हीट वेव बढ़ रहा है तो उसमें आएगा। अब एक पॉइंट और, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। एवं संबंधित दुष्प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां फिर सोच सकते हैं कि सर क्या ये विकसित राष्ट्रों के लिए नहीं होगा? अगेन कंसर्न विद द लोकेशन। आ रहा समझ में?
तो सबसे पहला क्या होगा? प्रतिरोधी क्षमता में कमी। प्रतिरोधी क्षमता का घटना या कम होना। इसके अलावा शरीर के मस्तिष्क से लेकर अन्य सभी अंगों दुष्प्रभाव। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है सर? मैं बताता हूं। गर्मी जब बढ़ता है तो आप तरल पदार्थ, ज़्यादा तरल पदार्थ होता है, लाल पानी वाला मामला नहीं बनेगा यहाँ पर। ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, गर्म पेय पदार्थ जो चाय वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह, उसको अवॉइड करते हैं, और खाना तुलना में कम खाते हैं। आप रिकॉल करिए, ठंडे में चप के खाते हैं, और गर्मी में पार्टी यदि ना हो तो जनरली गर्मी में पार्टी भी होगा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने पे, अब 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप उतना मन लगा के नहीं खाते। आप रिकॉल करिए। तो जो प्रत्येक अंग है ना, मस्तिष्क में स्ट्रोक की समस्या, मस्तिष्क में क्या, ऐसे ही मॉडल दे दीजिए क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क में ये होता है आघात, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। इवन जो लंग्स है, हृदय, बीपी, तापमान का सीधा संबंध हमारे ब्लड प्रेशर से है। अस्थमा, हांफने की समस्या, देखो गर्मी में कुत्ते मुंह खोल करके हाँफते रहते हैं, बिना दौड़े ही हाँफते रहते हैं। तो अगर तापमान और ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बेचारे तो कंप्लीट मुंह खोल के ही रहेंगे। कुत्ते जैसी स्थिति तो मानव की नहीं है, लेकिन उसी ओर अग्रसर है। तो बहुत कम काम करने पे ही जल्दी थक जाना, हल्का सा काम करने पे भी हाँफने की समस्या। जो अस्थमा के बीमार लोग हैं उनका ये अस्थमा और जल्दी बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? ओवरऑल तो अस्थमा, इन सब में वृद्धि की समस्या है। शीतोष्ण प्रदेशों में लोग मजा लेंगे। ताप बढ़ा, टेम्परेचर था 15, हो गया 20, 20 अलग नहीं होगा, 16 होगा, तो दे एंजॉय। हमारे यहाँ क्या है, 45, 46, अब हमें समस्या बढ़ गया हमारे लिए। तो शरीर के मस्तिष्क से लेकर अन्य सभी अंगों पर दुष्प्रभाव। डेंगू, मलेरिया, कालाजार या मस्तिष्क ज्वर में वृद्धि, क्योंकि गर्मी और आर्द्रता दोनों बढ़ेगा, और गर्मी और आर्द्रता इस प्रकार के इन्फेक्शंस को बढ़ाते हैं। संक्रमणीय बीमारियों में वृद्धि, अब जाकर के ये पर्याप्त हो जाता है पॉइंट। अब आप इससे कोरिलेट करके यदि चाहें तो उत्तर समाप्त कर सकते हैं। डायरिया भी इसमें आएगा। डायरिया मतलब जो पेट खराब होने से कंसर्न होता है, डायरिया या कॉलेरा, ये सब समस्याएं बढ़ेंगी। अब आपके उत्तर में मैंने पर्याप्त पॉइंट दे दिया है, पर्याप्त पॉइंट के साथ साथ जो मॉडल आदि था वो भी दे दिया है। आप चाहें तो कुछ और मॉडल जैसे कृषि आदि में, स्पेशली कृषि पर चूंकि फोकस किया जाता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दीजिए, अच्छा मार्क्स मिलेगा। जो कृषि से कंसर्न है ना, 30% से 40% कमी होगी। इसी में आप चाहें तो कुछ मॉडल दे सकते हैं, मैं यही बना दे रहा हूँ।
जो कृषि है, अब देखो क्या क्या होगा। मैं अगले पेज पे बनाता हूं इसी चीज को, थोड़ा साफ से आप देखिएगा। कृषि, उत्पादन एवं उत्पादकता, उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी। सबसे बड़ा लॉस तो यही है। मृदा क्षमता में कमी, कृषि गहनता एवं दक्षता में कमी। गहनता का मतलब होता है एक कृषि कैलेंडर वर्ष में हम कितनी बार फसलों को बोते हैं। आ रहा समझ में? तो कृषि गहनता भी घटेगा और दक्षता भी, मतलब लाभ भी उससे बहुत तेजी से घटने वाला है। फसल चक्र प्रक्रिया दुष्प्रभावित, फल उत्पादन में 40% कमी। ये मॉडल दे सकते हैं। अब ये सिंपल मॉडल, इसमें वर्ड्स देखो कितने कम हैं, एंड ओबियसली इट विल अट्रैक्ट, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यही तीनों चरणों में सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रश्न की मांग क्या है, क्योंकि 200 शब्दों का था इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी है। प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न के मांग के बाद मैंने आपको बताया, स्पष्ट किया कि प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, कौन कौन से शब्द, कौन कौन से टर्म, कौन कौन से पॉइंट, किस किस प्रकार के मॉडल, मैप, डायग्राम हमें मेंशन करना चाहिए। और विश्व के मानचित्र में मैंने बताया कि आपदाओं का क्षेत्र कौन सा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इज नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स अ क्रीपिंग बट द मोस्ट सीवियर एंड डेंजरस डिजास्टर। ये आपदा ही है, और देखो आया भी थर्ड पेपर में है। तो यहां पे हमने दोनों इंडिकेट किया, विकासशील राष्ट्रों का लोकेशन और आपदाओं का क्षेत्र, और इनमें प्रिपेयर्डनेस की कमी है और लोकेशनल यहीं पर है। तो लोकेशन ये है कि वो आया, प्रिपेयर्डनेस की कमी है तो हम शुभेद्य हो गए। जहां विकसित राष्ट्र दक्ष हैं, सक्षम हैं और अनुकूलन में सक्षम है, हम दक्ष कम हैं और अनुकूलन के बजाय शुभेद्यता में दक्ष हैं, पारंगत है, मतलब जल्दी हम उसके चपेटे में ग्रस्त हो जाते हैं उससे। तो ये देते हुए फिर और जो जो पॉइंट्स थे कंसर्न दुष्प्रभाव से संबंधित, अलग अलग डायमेंशन के साथ सबको मैंने समेटते हुए उत्तर के तौर पे प्रस्तुत कर दिया। शब्द संख्या भी आप काउंट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इस प्रकार से उत्तर के दक्षता के इस प्रक्रिया को आप सीखिए, ताकि बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके, मतलब अच्छा अंक प्राप्त करके अच्छे रैंक के साथ चयनित हुई है। यही हमारा प्रयास भी है। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर से हम लोग और किसी नए उत्तर के साथ जानते हैं, सीखते हैं दक्षता को, अर्थात आंसर राइटिंग स्किल को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।